हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत ही नज़दीक है आपके आपके बायोलॉजी यूपी बोर्ड यानी जीव विज्ञान का पेपर। जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके बायोलॉजी के होंगे और जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनका तो मैथ्स होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम अपने बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप सेशंस को अच्छे से देखिएगा ताकि आपके, क्योंकि आज के सेशन में हम लॉन्ग क्वेश्चंस वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए तो हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 50 नंबर के आते हैं। अगर यहाँ से डिफाइन 3 क्वेश्चंस आपको होते हैं और 3 क्वेश्चंस 5 नंबर के होते हैं, यानी आपके 15 नंबर के होते हैं वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 5 नंबर के तरीके से लिखना है और बेहद ही फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से आपको लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करनी है। जितना क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं बस उतने क्वेश्चंस को भी अगर आप कर लेते हैं तो जरूर आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है। इस पे लिखेगा कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है और इसके मतलब ये तकनीकी कैसे की जाती है, इसकी क्रिया विधि क्या है। तो आपको इसको 5 नंबर में लिखना होगा। तो सबसे पहले आप डीएनए पुनर्योगज तकनीकी को बताओगे हाँ कि आखिर ये है क्या। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीकी है जो दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और इस विधि को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, आइए हम समझते हैं इन बुक की लाइनों की नहीं। देखिए, हम इसमें से कोई जीवाणु ये सारी चीजें प्रयोग करते हैं और जीवाणु में हम देखते हैं कि हाँ इसमें एक बहुत अच्छा सा डीएनए पाया जा रहा है जिसके अंदर मतलब अच्छी क्वालिटी है। तो क्यों ना हम इस अच्छे वाले गुण को हम अपने किसी प्लांट में डाल दें या किसी जीव में डाल दें, जिसके कारण उसमें या तो प्रतिरोधक क्षमता आ जाए या तो उससे मतलब अगर कोई रोग है तो उस रोग का निदान किया जाए। यही दो कारण हो सकते हैं। पादपों में हम नई किस्मों को बनाने के लिए तैयार करते हैं और जीवों में हम भी, जैसे गाय भैंस हो गई तो इसमें हम उच्च मतलब गुणवत्ता वाली किस्म का निर्माण करेंगे कि अधिक दूध दे और दूध में भी विटामिन ये सारे अच्छे से पाए जाएं। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में रोगों के निदान में किया जाता है पुनर्योगज डीएनए। जैसे कि मानो इंसुलिन भी जो बना है वो डीएनए पुनर्योगज तकनीकी के द्वारा ही बना है। कि देखिए, इंसुलिन का कार्य हमारे शरीर में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल में रखता है और ये जनरली हमारे अग्नाशय से सिक्रीट होता है। लेकिन अगर हम अपने सेहत का अच्छे से ध्यान ना रखें और हमारा जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट ना हो तो हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो पहले ये मतलब बीमारी लाइलाज थी, मतलब यहाँ से इसका पूरी तरीके से निदान करना बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ से पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन तैयार कर दिया गया और वो इंजेक्ट करा दिया जाता है जिससे हम उस बीमारी से क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो यही है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। और ऐसे ही हमने बीटी फसल भी तैयार किया है। हमने बैसिलस थोरिनजेंसिस नामक जीवाणु को लिया और उसमें से वांछित डीएनए खंड को काटा और काट के फिर हमने एक वेक्टर लिया। यहाँ इस वेक्टर में हम उसको जोड़ेंगे और उस वेक्टर की भी क्वालिटी देखी जाती है कि हाँ ये आगे ट्रांसफर कैसे करेगा, प्रतिलिपिकरण देखा जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती है। तो आइए हम इसके स्टेप्स देखते हैं। यानी आपको यही है कि दो अलग अलग जीवों के डीएनए खंड को क्या करना है, जोड़कर जो नया डीएनए बनेगा उसी को हम पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब इसकी तकनीकी की क्रिया विधि की देखते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी हमें जिस प्रकार का डीएनए चाहिए उसके हम पहचान करते हैं। हाँ, हमें इस कोशिका में ये हमारा डीएनए मिल गया है। अब उस कोशिका में से डायरेक्टली हम डीएनए तो निकाल नहीं लेंगे। हम उस कोशिका में सबसे पहले अलग अलग एंजाइम्स का प्रयोग करके उनकी सारी कोशिका भित्तियों को हटाते हुए हम डीएनए तक पहुंचते हैं। और फिर जब हमें डीएनए मिल जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए, यानी एक खंड ही होगा ना, अब पूरे का पूरा डीएनए तो उसमें हम डाल नहीं देंगे। हम उस खंड को देखेंगे कि हाँ यही खंड की हमें आवश्यकता है, तो अब उस खंड को काटना पड़ेगा हमें। तो क्या हम कैंची लेके आएंगे काटने के लिए जो हम यूज करते हैं? तो नो भाई, डीएनए हम देखते भी नहीं तो हम कैंची कहाँ से प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए कटिंग ऑफ डीएनए तब आसान हो गई जब प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हो गई। यहाँ से प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से हम वांछित डीएनए खंड को क्या कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद काटने के बाद हम
डिजायर फ्रैगमेंट यानी जो हमारा वांछित डीएनए खंड है उसकी हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करवा लेंगे। यानी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एक विधि है जिसमें हम उसको कराने के बाद सारे खंड को मतलब एक क्रम में अरेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से लाइगेशन ऑफ डीएनए, यानी हम डीएनए खंड को क्या कर लेंगे, जो खंड हमने अच्छे तरीके से जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करवाया है उस डीएनए खंड को हम क्या कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो प्लाज्मिड वाला है उसमें जोड़ देंगे। यानी वांछित डीएनए खंड को वाहक डीएनए में लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी वाहक डीएनए वही है कि जो वेक्टर फॉर्म में हम यूज करने वाले हैं। अब जब हम उसमें जोड़ देंगे फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसका स्थानांतरण करवाना होगा। यानी पुनर्योगस डीएनए को होस्ट सेल में क्या कर देंगे, हम स्थानांतरित कर देंगे और फिर वहां से हम डाउनस्ट्रीम की प्रोसेस करवाएंगे। मतलब इसी में शुद्धिकरण और हो जाएगा और नई किस्में प्राप्त होंगी और इसमें हम बहुत सारी प्रतिलिपियां भी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो यही होती है पूरी डीएनए पुनर्योगस तकनीकी। तो एक बार हम फिगर से देखते हैं। देखिए ये हमारे पास डोनर डीएनए है, ये हो गया ना हमारे पास डोनर डीएनए। ऐसे हमने डीएनए को ले लिया है, सारी इनकी लाइपेज मतलब जो भी सारी जाइमेज करके इनकी सारी को जितनी भी लेयरें थी उनकी सबको हटा के हमने इस डीएनए को ले लिया है। अब डीएनए में ये थोड़ा सा कहीं भाग है वही हमको चाहिए। अब यही हमारा क्या होगा, वांछित डीएनए खंड। अब दूसरी तरफ हमने प्लाज्मिड डीएनए लिया है, यानी बात करें तो वेक्टर डीएनए लिया है। अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो यहीं पे वेक्टर डीएनए, यानी वेक्टर डीएनए हो गया आपके पास। अब इन दोनों को, अब वेक्टर डीएनए में अगर हमें जोड़ना है तो इसे भी काटना पड़ेगा और इसमें जो हमने चुना था कि हाँ हमें यही खंड चाहिए तो अब हम इसको भी काटेंगे। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम का यूज, प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे भी और सेम कंडीशन यहाँ पे भी। दोनों जगह से हम प्रतिबंधन एंजाइम्स का प्रयोग करके डीएनए को काट लेंगे। इस डीएनए में अगर हम देखेंगे हाँ इसकी साइज जितनी है तो उसके साइज के अनुसार इस डीएनए को भी काट लेंगे ताकि ये आके आके क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो यानी अब यहाँ से हमें डिजायर्ड डीएनए पीस प्राप्त हो चुका है और यहाँ से हमें कट प्लाज्मिड डीएनए प्राप्त हो गया है। यानी हमें कटा हुआ डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए भी प्राप्त हो गया है कि हाँ हम यहाँ पे अब आसानी से जोड़ने के लिए तैयार है। तो भाई अब इन्हें जोड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए और डीएनए खंड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम्स प्रयोग की जाती है वो लाइगेज प्रयोग की जाती है। अब ये तो नहीं कि हाँ हम डीएनए खंड को फेविकी से जोड़ लेंगे, टेप से जोड़ लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे भाई। अगर ऐसा इतना आसान होता तो फिर कोई भी डॉक्टर होता, कोई भी नॉर्मल कंडीशन में ये कर लेता। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत ही महंगी होती है। अब यहाँ से हमें डिजायर खंड मिल गया, यहाँ से हमारे कट प्लाज्मिड मिल गया और हमारे पास आ चुकी है लाइगेज एंजाइम। अब इसकी सहायता से हम इस वेक्टर डीएनए में इस डिजायर डीएनए को जोड़ देंगे और यही जो डीएनए प्राप्त होता है उस डीएनए को पुनर्योगज डीएनए का नाम दिया जाता है। तो यही आपके पास क्या हो गया, पुनर्योगज डीएनए हो गया। अब यहाँ से जो होगा न्यू कैरेक्टर यानी नई प्रजाति वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से जो भी डाल लिए हैं आप इसको जब हम स्थानांतरित कर देंगे यहाँ से होस्ट सेल में स्थानांतरित करने के बाद हमें नई प्रजाति मतलब नई किस्म वाला जीव क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहीं से हम एक प्रोसेस और कर सकते हैं, प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण, अब ये प्रतिलिपिकरण क्या है भाई, अब देखिए हमने जो यहाँ से अपना पुनर्योगस डीएनए प्राप्त किया था अब हमें एक ही में तो डालना नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता बहुत सारे जीवों बहुत सारे प्लांटों में हो सकती है। तो हम अब इसी का प्रतिलिपिकरण करवा दें फिर, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हम दोबारा से करने वाले नहीं है तो हम इसी की बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाने लगते हैं। तो वही प्रतिलिपियां बन जाती हैं और प्रतिलिपियां बन के हम उसका अलग अलग जीव में अलग अलग पौधों में यूज कर लेते हैं और नई जाति वाला हम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से ये जो होगा ये आपके कृषि क्षेत्र में भी इसका जो कार्य होगा, कृषि एंड चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में होगा। तो ये था आपके पास पूरा पुनर्योगस डीएनए तकनीकी। अगर हम सरल भाषा में एक बार समझे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पुनर्योगस डीएनए तकनीकी द्वारा हम नई किस्मों का विकास कर सकते हैं। नई किस्में अधिक प्रतिरोधक क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाली होंगी। पुनर्योगस डीएनए तकनीकी द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान मिला
और सबसे पहले इंसुलिन का निर्माण, इंसुलिन का निर्माण पहले था, हम ऐसे पिघ के इंसुलिन को अगर कमी हो जाती थी तो उसको डालते थे। इसके कारण बहुत सारे खतरे हो जाते थे, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते थे। लेकिन जब हम मानव इंसुलिन जीवाणुओं द्वारा प्राप्त कर लिए, तो हमें यहाँ से खतरों की जो संभावनाएँ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो ये था आपके पास पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के बारे में। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया हो। यानी सब कुछ ले दे के हमें इसमें ये एक जैव प्रौद्योगिकी का ही तरीका है। जैव प्रौद्योगिकी का भी हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में हेल्प कर लें और कृषि के क्षेत्र में कर लें। यानी हमारे पास जैसे कृषि के क्षेत्र में कोई फसलें अच्छी नहीं उग रही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के साथ हमें उस फसल को अधिक मात्रा में उगाना है, तो वही क्या करते हैं, कोई ऐसे मतलब जीवाणु या किसी का जीव लेते हैं जिसके अंदर बहुत प्रजनन की क्षमता होती है, फिर उसके वाले को हम उसमें डाल देते हैं जीन को, और जिसके कारण वो जीव भी बहुत अधिक प्रजनन या बहुत अधिक उत्पादन करने लगता है। तो यही उद्देश्य था। और बाकी ये था कि जो अनुवांशिक रोग थे या इन सबों को दूर करने के लिए भी हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हेल्प हो गई। तो यही सारा है आपके पास पुनर्योगज डीएनए तकनीकी एक प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के ही अनुसार आपको करना है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्लीज अगर आपको इसका हमने पोस्ट डाल ही दिया है तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है कि अनुवांशिक कूट से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये भी जरूर देखने को मिल जाता है कि अनुवांशिक कूट क्या है। तो सबसे पहले देखिए अनुवांशिक कूट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक कोड, तो इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये जो डीएनए अणु में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संरक्षण संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं, उसे अनुवांशिक कूट कहते हैं। आप यहाँ से केवल संश्लेषण लिख सकते हैं। संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं, उसे ही अनुवांशिक कूट अथवा जेनेटिक कोड कहते हैं। यानी ये एक प्रकार का कोड है जो यहाँ से आपके नाइट्रोजन क्षारकों के जो युग्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उन्हीं को एक एक वर्ड लेके ये तीन तीन का कोडान बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया है? अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो जो आपके पास प्रोटीन होती है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनती है। यानी अब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में कैसे बनेंगे? तो वो नाइट्रोजन क्षार की सहायता से बनते हैं, और इन्हीं के जो क्षारक के युग्म होते हैं उन्हीं को हम जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड कहते हैं। यानी आपके पास जो भी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल है, उनके 64 कोडान्स बनते हैं, और ये 64 कोडान्स ही 20 अमीनो अम्ल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और ये एक सेंट्रल डोग्मा वाला फार्मूला है कि डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। यानी ये प्रोसेस भी यही होगी। तो यहाँ से जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये ट्रांसलेशन होता है। तो आपसे यहाँ से लिखोगे ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो आरएनए से है ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन। ये आपके पास अनुलेखन और ये हो गया स्थानांतरण। तो कभी अनुलेखन पे भी अगर छोटा में पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो ट्रांसलेशन होता है वो आरएनए से प्रोटीन निर्माण की विधि होती है। तो ये सेंट्रल डोग्मा होता है आपके पास निर्माण का। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि डीएनए आरएनए में चार नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। यानी अगर आप डीएनए ले लो या आरएनए ले लो, सभी में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगर डीएनए की बात करें तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन मिलता है। और इसी में आरएनए की जगह हमने पढ़ा है कि थाइमिन की जगह क्या जाता है? यूरेसिल आ जाता है। कि तीन तीन समूहों का अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एक प्रोटीन अम्लों के क्रम को निर्धारित करता है। यानी यही है आपके पास कोडान्स, अनुलेखन, जेनेटिक कोड। तो आपको लिखा गया कि तीन तीन समूहों का अनुक्रम, यानी ये हो गया 3 का समूह, ये 3 का समूह, ये 3 का समूह, ये 3 समूह का समूह, यानी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। इसमें एक एक अमीनो अम्ल क्रम का निर्धारण करते हैं। यानी ये तीन तीन जो है एक एक अमीनो अम्ल का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। ये हो गया आपके पास इसमें पूरे। याद रखना है कि 64 कोडान्स यहाँ से होते हैं जो 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं।
अब इसके पास आपको विशेषता लिखनी है, तो विशेषता आप लिखेंगे। इसकी विशेषता मतलब कि कोडांश लिखने की क्या विशेषता होती है, तो जो कोडांश लिखने की विशेषता होती है, अनुवांशिक कूट त्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब हमने यहीं पे देखा है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने आ रहे हैं, त्रिक आ रहे हैं, यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन। यानी कभी भी ये 4 नहीं होगा, हमेशा त्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, इसकी एक खास विशेषता है। और अनुवांशिक कूट कामा विहीन होते हैं, यानी आप जब भी अनुवांशिक कूट लिखोगे तो कभी भी आपको कामा लगा हुआ नहीं दिखेगा। इसीलिए इसकी विशेषता है कि जो अनुवांशिक कूट होते हैं वो कामा विहीन होते हैं। फिर उसके बाद लिखा जा रहा है कि अनुवांशिक कूट विकृत होते हैं। अब इसका मतलब ही समझना है कि अगर आपको लाइन दिख जाए कि हाँ ये विकृत होते हैं, तो भाई ये विकृत क्यों होते हैं। तो 20 अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करना है तो फिर हम 64 कोडांश क्यों बना रहे हैं भाई, 20 ही बना लेते तो हो जाता, एक एक का निर्माण कर सकता। लेकिन यही तो है यहाँ पे कि अनुवांशिक कोट विकृत होते हैं, ये नहीं कि इसमें से ये है तो ये केवल, अगर हम अमीनो अम्ल की बात करें तो यहाँ से केवल ये लाइसिन अर्जिनिन, लाइसिन का ही निर्माण करेगा, केवल यही है जो लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा, और यही केवल है जो अर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा, और केवल यही है जो वैसलीन का प्रयोग करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें 64 कोडांश है, इसमें केवल 2 कोडांश को छोड़ के बाकी सब कोडांश होते हैं वे एक से अधिक अमीनो अम्ल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वही लिखा गया है कि अनुवांशिक कूट विकृत होते हैं, केवल 2 अमीनो अम्ल को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोड होते हैं। यानी केवल 2 अमीनो अम्ल को अगर हम साइड कर दें तो उस वही केवल 2 अमीनो अम्ल होते हैं। अगर आपको बस याद रखना, उनका नाम भी नहीं याद रखना कि हाँ ये है, इनको साइड कर दो, इनके लिए फिक्स है। लेकिन बाकी जो 18 है आपके पास, उसके लिए एक ही नहीं एक से अधिक कोडान होते हैं, इसीलिए ये संख्या क्या हो गई है, 64 हो गई है। तो ये हो गया आपके पास अनुवांशिक कोड किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या होती है। तो अगर आप इतना अच्छे तरीके से लेके चलो आगे तो आप 5 नंबर आप वहां से लेके चले आगे अपने एग्जाम में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। और एक और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है और इसके संरक्षण के मतलब संरक्षण का वर्णन कीजिए, या इसके संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए, या आपको डायरेक्टली लिख देगा कि स्वास्थ्य संरक्षण तथा बहिस्थानीय संरक्षण की व्याख्या कीजिए। तो जैव विविधता सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, और ये 1+2+2 में टूटा हुआ नंबर होता है, और ये पूरे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर के ही तो ये भी होते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे आगे, जैव विविधता से आप क्या समझते हो, स्वस्थानीय संरक्षण तथा बहिस्थानीय संरक्षण को डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा जैव विविधता क्या है। तो जो जैव विविधता है यानी जीवों की भिन्नता, तो वही है कि जैव विविधता या जीव भिन्नता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार की उन जैविक प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित हैं। यानी जैव विविधता का मतलब क्या है, जैव यानी जो भी जैविक हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मानव, ये सभी यही तो जैविक हैं। तो इन्हीं में जो भी ये अपने आसपास रह रहे हैं, प्राकृतिक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक ही जीव तो होगा नहीं, वो जहाँ पे जिस स्थान पे रहें तो वहाँ अनेक प्रकार के जीव होंगे, पेड़ पौधे, मतलब पशु पक्षी। तो ये सभी जो सम्मिलित रूप से कहा जाता है, तो इन्हीं को जीवों की भिन्नता कही जाती है, क्योंकि ये दूसरे से अलग है। तो ये हो गया आपके पास जैव विविधता की डेफिनेशन। आपको इतना जैव विविधता में क्या करना है, लिख देना है। अब यहाँ से स्वस्थानीय संरक्षण तथा बहिस्थानीय संरक्षण की आप हेडिंग डालोगे। स्वस्थानीय को हम बोलते हैं इन सीटू, और बहिस्थानीय को हम बोलते हैं एक्स-सी2। अब आपको इसको डिफाइन करना है, तो आप हेडिंग डालोगे और फिर उसके बाद इसको डिफाइन करोगे। तो जो स्वस्थानीय संरक्षण है, ये जैव विविधता को उसके प्रकृति पर्यावरण में सुरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी जो जीवों की भिन्नता है उसी के मतलब प्राकृतिक वातावरण में अगर हम उसको सुरक्षित करते हैं तो ये स्वस्थानीय संरक्षण के कहलाता है। इसके लिए प्रकृति आवास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, वेंटिलेट्स, मैंग्रोव वनस्पति
आदि आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जा रहे थे, तो वो जीवों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं ना। तो राष्ट्रीय उद्यान देखिए जो बनाया जाता है उसमें पेड़ पौधे जीव जो भी रहते हैं, यानी उसके प्राकृतिक रूप से स्थान उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ के जीवों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यानी कि एक प्रकार के जीवों को सुरक्षा के लिए ही है कि ये जो भी जैव विविधता यानी अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनके लिए सुरक्षा है। और इसका मेन रीजन ये कि जो स्वस्थानी संरक्षण है ये प्रकृति में ही रखा जाता है। इसीलिए जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं ये भी प्राकृतिक है, बायोस्फीयर रिजर्व ये भी प्राकृतिक है, अभयारण्य प्लेस मैंग्रोव वनस्पति आदि ये सब प्राकृतिक रूप से है। वहीं पे जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है, अब मान लीजिए जो ये बात किया जाए तो जीवों के संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण सबसे अच्छा होता है। यानी जो अगर हमें जैव विविधता को बचाए रखना है तो सबसे अच्छी जो व्यवस्था है संरक्षण की वो स्वस्थानी है। लेकिन जब बात अभी स्वस्थानी काम ना आए तो हमें बी प्लान तो हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो आप मान लो कि ये बी प्लान ही है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का आशय वनस्पति या जीवों को उनके प्राकृतिक आवास या मूल वातावरण के बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करने से है। संरक्षण की इस पद्धति के अंतर्गत जीन बैंक बीज बैंक आदि रख रखाव शामिल है। अब हम क्या चाह रहे थे कि हाँ हमने राष्ट्रीय उद्यान ये सब कर लिया, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ये जो हमारे जमीनें हैं या जो भी क्षेत्र है उसकी कमी आती जा रही है। तो हम कैसे सबकी सुरक्षा कर पाए। तो ये जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है ये एक प्रकार का हम उस क्या करते हैं कृत्रिम तरीके से पर्यावरण चीजें तैयार करते हैं और उसमें हम जो भी जीव है उनको अनुकूल परिस्थितियां देते हैं कि वो अपने आवास के ही तरीके से यहाँ पे रह सके। यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है कृत्रिम बनाया गया संरक्षण है। जैसे कि इसमें आता है जीन बैंक और बीज बैंक। यानी जैसे जीन जो भी जैसे कहाँ पे ये कैसे सुरक्षित है तो वैसी ही आपके जो स्थिति है वैसा ही आवास जब मानव द्वारा निर्मित कर दिया जाता है तो वही स्थानीय संरक्षण हो जाता है। तो आपको बस एक चीज उसके उदाहरण याद रखने की इसमें राष्ट्रीय उद्यान यानी वनस्पति ये सारे आ जाएंगे और इसमें जो आ जाएंगे वो बैंक्स, हाँ इनका स्टोर यहाँ पे किया जा रहा है ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये था आपके पास जैव विविधता स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें से आपके 3 ही क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन जैसे कि आप तैयार कर लोगे कि किसी न किसी जैसे मानव मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एक कॉमन रहता है और करके में यही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने डीएनए पुनर्योगस तकनीकी देखी, वैसे ही थोड़ा सा हम जैव प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। आपको पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जा सके। यानी भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पे हम चाह ये रहते कि हम मानव के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें तैयार करें, बहुत ही उपयोगी और उत्पादों का निर्माण करें। तो वो कैसे हो सकते थे, हम अलग जीवों से क्या करते थे अच्छे एंजाइम्स प्राप्त करते थे और उनका यूज करके हम जो भी उपयोगी प्रक्रमों का निर्माण कर रहे हैं यही आपकी जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है यानी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यानी आपको डिफिनेशन में इतना ही लिखना है कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों से प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाए। भाई अगर रोगों को अगर दूर करना है तो वो भी मनुष्य के लिए ये है। हम पौधों की नई नई किस्में ला रहे हैं वो भी मनुष्य के लिए लाभदायक है। जैसे कि हमने बीटी कपास और बीटी बैगन लाया, भाई मनुष्य की उसकी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवश्यकता थी तो हमें उसको ज्यादा मात्रा में बचाना था प्रकृति से। हाँ वो बहुत मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता हो ताकि वो सबसे लड़के अपनी मात्रा उत्पादन को बढ़ा सके। हमने ऐसे ही गाय भैंसों में भी किया है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में दूध दें और उस दूध में भी अधिक मात्रा में पोषक तत्व हो। यानी हर तरीके से देखा जाए तो भाई मानव अपने मतलब अच्छे के लिए सारी चीजें बना रहे हैं कि हाँ। और ये सब जो रीजन है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही है, क्योंकि जो वैज्ञानिक ये चाह रहे हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें कोई कमी ना हो कि हाँ भोजन ये सारी चीजें कमी हो गई है। तो अब आप इनके
अनुप्रयोग लिखोगे तो आप थोड़ा सा हेडिंग कर दोगे कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में, यानी कृषि में कैसे हुआ है, और दूसरा जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग स्वास्थ्य में। तो हम देखते हैं कि कृषि में क्या हुआ है, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च किस्मों और उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले फसलों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से ये फसल के लिए हो गया, यानी कृषि के क्षेत्र में। उदाहरण में आप लिख सकते हो बीटी, बैगन, बीटी, कपास, ये आपके पास उदाहरण हो जाएंगे। और बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis तो होता है ये। फिर आप आ जाओगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है, तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अनुवांशिक विकार एवं एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन बना सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक हुए। यानी यहाँ से हम अनुवांशिक जो विकार थे जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी आती है और उसकी तकनीकियां पूरी विकसित हो जाती हैं, तो यहाँ से हम अनुवांशिक विकारों को अभी क्या कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। और यहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन भी बना सके। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम जो कोरोना से भी नहीं बच पाते। तो वो कोरोना से बचने का रीजन बायोटेक्नोलॉजी ही था कि यहाँ से हमने एंटीबॉडीज ली और वहां से इंजेक्शन तैयार किया, जिससे कोरोना से लड़कर इंसान जीत गया। और यहाँ से जो एक बनाया गया है मानो इंसुलिन, मानो इंसुलिन अक्सर करके ये पूछा जाता है मानो इंसुलिन। तो मानो इंसुलिन से भी यहाँ से जीवाणुओं से ही बनाया गया है ये। और मानसो इंसुलिन का आपको कार्य पता ही है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। तो ये आपके पास जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग हो गए। तो ये जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सेशंस को एंड तक देखा हो और अपने एग्जाम्स में आप फोड़ के चले आए, क्योंकि आपकी हर तरीके से तैयारी हो गई है। हमने बहुविकल्पी कर लिया, अति लघु कर लिया, लघु कर लिया, और उसके बाद हमने लॉन्ग्स भी क्वेश्चंस कर लिए। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपको बायोलॉजी में कोई भी भय, कोई भी डर नहीं होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। बस आप अच्छे से पास होके चले आओगे। सिर्फ आपको इतना करना है कि अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हो तो प्लीज पीछे की और इस सारी वीडियो को अच्छे से देख जाओ। आपको गारंटी है कि आप अच्छे नंबर ला सकोगे। तो अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हो सके हेल्प। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। और सभी को उनके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।